वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। MPS 002 मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सब्जेक्ट कोड है। इससे पहले MPS 001 का एक क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 सेशन का, और उसे पूरा सोल्व भी मैंने आपको कराया था एक कॉन्सेप्ट क्लास के थ्रू। आज की जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं MPS 002 की पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लास है। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कराया जा रहा हो बिल्कुल फालतू की चीज़ है। इससे पहले आपने यदि नहीं देखी है तो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाके आप इस सब्जेक्ट कोड की क्लास जरूर ले लें, क्योंकि यदि आप MA के स्टूडेंट और आपके पास ये सब्जेक्ट कोड है 2 तो आपके पास 1 भी 100% होगा दोस्तों। तो 1 की क्लास पहले ले, उसके बाद आप 2 पर आना। डन। चलिए तो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा निर्जातीयता। निर्जातीयता क्या होती है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बार बार एग्जाम में छपने वाला प्रश्न यहाँ से बनता है। निर्जातीयता क्या होती है? तो देखिए, निर्जातीयता लोगों के समूह की साझा संस्कृति पहचान को कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जो लोगों का समूह होता है जिसे हम समाज कहते हैं, उस समाज की सांस्कृतिक जो पहचान होती है उसे हम निर्जातीयता कहते हैं। यानी किसी भी सामाजिक समूह की जो सांस्कृतिक पहचान होती है, ये रट लेना इसकी डेफिनेशन। किसी भी सामाजिक समूह की जो क्या होती है, सांस्कृतिक पहचान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निर्जातीयता कहते हैं। ये सामाजिक निर्माण जो लोगों को उनकी साझा भाषा, उनके रीति रिवाजों, उनकी परंपराओं, इतिहास, मूल्यों आधार पर क्या करती है? एकजुट करती है। यानी कि जब हम किसी समाज के एक समूह में बट जाते हैं, आपके समाज के छोटे छोटे समूहों में हम बढ़ जाते हैं, तो हमारी एक साझी भाषा बन जाती है। उस समूह के अंदर हमारे आपसी रीति रिवाज, परंपराएं बन जाती हैं। हमारे आप कह सकते हैं सिमिलर के अलावा कुछ डिफरेंट हमारे कस्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। निर्जातीय समूह एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह सकते हैं। हो सकता है कि निर्जातीय समूह एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हों, ये भी जरूरी है, और हो सकता है दुनिया भर में फैले हों। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जैसी सांस्कृतिक पहचान वाले लोग केवल और केवल एक ही जगह रहें, वो पूरी दुनिया में फैले हो सकते हैं। जैसे बात करें, यदि भारतीय संस्कृति की बात करें, इंडियन इकोन आप कह सकते हैं कल्चर की बात करें, भारतीय संस्कृति को यहाँ पर ऐड कर लें, तो भारतीय संस्कृति केवल भारत तक सीमित न होकर विभिन्न आप कह सकते हैं देशों में फैली हुई है, वर्ल्ड वाइड संस्कृति की पहचान बन गई है। ठीक है। निर्जातीयता की मुख्य विशेषता क्या होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट निर्जातीयता का है? सबसे पहली बात तो जो भी निर्जातीयता के अंतर्गत लोग आते हैं उनकी साझा संस्कृति होती है, यानी एक जैसी संस्कृति होती है। उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति कैसी होती है दोस्तों? एक जैसी होती है। सामाजिक संगठन का मतलब क्या है? निर्जातीय समूह अक्सर सामाजिक संगठन में रहते हैं, जहां पर वो एक दूसरे की क्या करते हैं दोस्तों? मदद करते हैं, साथ साथ उनकी संस्कृति और उनकी परंपराओं को क्या करते हैं? बनाए रखने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इट मीन्स उनकी साझा संस्कृति होगी, साझा रीति रिवाज और परंपराएं होंगी, साझा सामाजिक मान्यताएं होंगी। ऐसे समूह को निर्जातीय समूह कहा जाता है। आत्मचेतना क्या है? निर्जातीय समूह के सदस्यों में एक साझा पहचान होती है, साथ साथ एक दूसरे से क्या महसूस करते हैं? जुड़ाव महसूस करते हैं। उनके अंदर गतिशीलता भी आपको देखने के लिए मिलेगी। वो क्या कर सकते हैं? समय के साथ बदल सकते हैं। बिल्कुल हर संस्कृति समय के साथ अपने आप को चेंज करती है। अब वो डिपेंड करता है, वो चेंज जो फॉर एग्जाम्पल भारतीय संस्कृति की बात करें, अगर पॉजिटिव वे में हो रहा है तो उसे सांस्कृतिक विकास कहेंगे, और यदि वो नेगेटिव वे में हो रहा है तो उसी कॉन्सेप्ट को आप सांस्कृतिक ह्रास कहेंगे। तो निर्जातीय क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ध्यान से इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप कर लें। क्लियर? चलिए बात करते हैं निर्जातीयता के कुछ उदाहरण। जैसे भारत में भी निर्जातीय समूह आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे साझी भाषा रखने वाले हिंदी लोगों का निर्जातीय समूह बंगाली हो गया, पंजाबी हो गया, तमिल, तेलुगु, और इनके साथ कन्नड़ भी आप ऐड कर सकते हैं, मराठी, गुजराती, ये सभी भाषाई तौर पर निर्जातीय समूहों के उदाहरण हैं। अमेरिका में आपको देखने के लिए मिलेंगे विभिन्न निर्जातीय समूह, जैसे अफ्रीकी अमेरिकी, यानी वो लोग जो अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका में लाए गए थे, उनका निर्जातीय समूह अलग है। एशियाई अमेरिकी, कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के वो लोग जो एशिया में आए थे। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में भी आपको क्या मिलेंगे? निर्जातीय समूह मिलेंगे। जैसे पेरू के इंका लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, माया लोग और एस्टेक लोग। ये महान संस्कृतियां हैं जो विश्व के इतिहास में आज भी आपको पढ़ाई जाती है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री और सांस्कृतिक टकराव में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति के खतरा, आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति के कौन कौन से खतरे हैं, या फिर आप कह सकते हैं इस शांति को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां पैदा हुई हैं शीत युद्ध के बाद। आप सबको पता है 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है, क्योंकि 1991 में USSR क्या हो गया था? समाप्त हमारा हो गया था। उसके बाद शीत युद्ध का आप कहते हैं समाप्ति मान ली जाती है, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। तो शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद ऐसी क्या कंडीशन दुनिया में पैदा हुई कि अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरा फील हुआ? पहला, क्षेत्रीय संघर्ष और अस्थिरता। जैसे यूगोस्लाविया है,
अफगानिस्तान है, इराक है, इन देशों में बहुत बड़ा संघर्ष देखने के लिए मिला। आपने सुना होगा यूएसएसआर के जो 15 देश थे उनके अंदर भी आपको बहुत सा संघर्ष देखने के लिए मिला। जैसे यूएसएसआर के अंदर शामिल एक देश था चेकोस्लोवाकिया, जो कि 2 देशों में बट गया, एक चेक गणराज्य बना यानी चेक रिपब्लिक जिसे हम कहते हैं, और एक स्लोवाकिया बना। उसके अलावा तजाकिस्तान आपने सुना होगा 10 सालों तक वहां पर गृह युद्ध की स्थिति बनी रही थी। तो ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हैं संघर्ष के उदाहरण हैं जो बताते हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा हुआ। एक खतरे का दूसरा कारण था परमाणु हथियारों का प्रसार। जो हथियार यूएसए और यूएसएसआर ने आपस में होड़ करके बना लिए थे, अब इन्होंने उनका प्रसार पूरी दुनिया में करना शुरू किया, उनको बेचकर पैसे कमाने इन्होंने शुरू किए। हालांकि दुनिया के अन्य देशों को इन्होंने परमाणु हथियार बनाने की आजादी नहीं दी। आप मान के चल सकते हैं क्यों? क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि बहुत पहले से लागू थी। यही कारण था कि परमाणु हथियार से संबंधित प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे देशों के साथ संबंध बनाने शुरू किए और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उनके साथ मैत्रिक संबंध बनाए और उनसे अदर संसाधन ले लिए और उन्हें सुरक्षा का क्या दिया, आप कह सकते हैं जिम्मा ठहराया कि सुरक्षा आपकी हम करेंगे, आप हमें अपने संसाधन दीजिए। तो परमाणु हथियारों का प्रसार क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों की बहुत ज्यादा होड़ हुई थी, लेकिन शीत युद्ध के थमने के बावजूद भी परमाणु हथियार लगातार बनते रहे। जैसे याद होगा आपको 1998 में जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, है ना, उस समय भी भारत ने 3 सफल परमाणु परीक्षण किए थे, और वो भी कहां पर, पोखरण में, आपको याद होगा। चलिए, इसके अलावा आर्थिक असमानता, दुनिया में एक और परिवर्तन आपको क्या देखने के लिए मिला, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता किसके कारण फैली? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण, दुनिया का जुड़ाव हुआ, जिससे अमीर लोगों को तो फायदा हुआ, अमीर लोग और अमीर बनते चले गए और गरीब लोग और गरीब होते चले गए, जिससे हम आर्थिक विभाजन भी कहते हैं या फिर अमीर गरीब के बीच की खाई कहते हैं। इसने भी दुनिया की शांति में क्या किया, संघर्ष पैदा किया। ठीक है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन आपको पता ही है। आप दिल्ली का टेम्परेचर देख लीजिए, कहीं का भी आप देख लीजिए, लगभग एक एवरेज टेम्परेचर चल रहा है 50 डिग्री प्लस, है ना। ये क्यों? ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि हमने जो एक समय पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कूलिंग सिस्टम्स में किया है, जैसे AC रेफ्रिजरेटर वगैरह में, उसने भी क्या किया, ओजोन लेयर को आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज जो है, हानिकारक किरणें या फिर आप कह सकते हैं गर्म किरणों ने हमारे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया और उसको गर्माया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि गर्मी के अलावा अब भुट्टा भुनने की कंडीशन हमारी पैदा हुई है। इस जलवायु परिवर्तन के कारण आपने देखा होगा दुनिया में स्टॉकहोम सम्मेलन हो, आपका पृथ्वी सम्मेलन हो, अर्थ समिट जिसे आप कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप सम्मेलन हो, कोई भी सम्मेलन क्यों ना हो, वो सभी प्रकार के सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को ही संबोधित है। इन्होंने भी क्या किया है, गंभीर खतरा पैदा किया, लोगों के अंदर डर है। जैसे मालदीव के अंदर डर क्या है कि मालदीव यदि थोड़ा भी समुद्र का जल ऊपर उठता है ना, तो क्या होगा, मालदीव जैसे जो द्वीपीय देश है वो डूब सकते हैं। तो इन्होंने संघर्ष को पैदा किया और महामारी ने तो संघर्ष को पैदा किया ही था। जैसे कोविड-19 का ज्यादातर इल्जाम उन देशों पर लगाया गया जो महाशक्ति बनना चाहते हैं, उन्होंने इसको फैलाया है। लेकिन कोविड-19 ने भी क्या किया है, कहीं ना कहीं दुनिया में संघर्ष की स्थिति को पैदा किया। वो तो अच्छी बात यह है कि इसे कंट्रोल कर लिया गया, अगर नहीं होता तो शायद ये तीसरा विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता था। चलिए, इसके बाद आती है कहानी किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य का नारीवादी विचार। नारीवादी मैंने आपको कितनी बार बताया, जहां भी आपको कॉन्सेप्ट दिखाई दे नारीवाद का, वहां आप कहेंगे वुमेनिज्म, यानी नारी को बढ़ावा देना, है ना, नारी को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो यदि राज्य में नारीवाद का विचार आ रहा है, इट मीन्स राज्य की जो राजनीति हो किस बेस पे की जाए, नारी के बेस पे की जाए। राज्य की नीतियां नारीवाद के पक्ष में हो, राज्य की नीतियां क्या करें, नियम जो है नारी को बढ़ावा दें, दैट इज कॉल्ड राज्य का नारीवादी विचार। समझ में आई कहानी? ये बात करता है लिंग समानता की, जेंडर इक्वालिटी की और सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय किसको दिलाना है? समाज के 2 मुख्य वर्ग हैं, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। पुरुष वर्ग पहले से पुरुष प्रधान समाज में अच्छी स्थिति बनाए हुए है, लेकिन महिलाओं को जो स्थिति नहीं मिल पा रही है, दैट इज कॉल्ड सामाजिक न्याय। ठीक, यह विचार विभिन्न नारीवादी सिद्धांतों द्वारा दिया गया है, लिंग समानता की ये बात करता है। इसके कुछ प्रमुख पहलू क्या है? पहला है लैंगिक समानता, समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, सम्मान मिले महिलाओं को, उनके साथ भेदभाव ना हो, महिलाओं और लड़कियों को क्या माना जाए, आप देखिए सशक्त माना जाए, एम्पावर माना जाए, ऐसी बातें करता है कौन, हमारा कौन सा विचार, नारीवादी विचार। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को समान अवसर तक पहुंच मिले, उन्हें उनके हिस्से का हक मिले। लेकिन हो क्या रहा है वास्तव में, लड़कियों के खिलाफ हो रही है स्पेशली लैंगिक हिंसा, भेदभाव और अन्य रूपों में उत्पीड़न, जैसे यौन उत्पीड़न इत्यादि हो गया। तो ये सामाजिक न्याय भी क्या है, एक मुद्दा है नारीवाद के अंतर्गत। फिर आता महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसका मतलब है शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, आर्थिक अवसर हो, राजनीतिक भागीदारी की बात क्यों ना हो, हर क्षेत्र में वुमेन को मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो
वो आगे बढ़ेंगी और इसी से ही नारीवादी विचारधारा आगे बढ़ेगी। तो जब भी राजनीति में आप कह सकते हैं कि सर जब भी राजनीति में यदि नारीवादी विचारधारा की बात आएगी तो लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के साथ होने वाले यौन और शारीरिक उत्पीड़न जिसे आप कहते हैं और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई जाती है नारीवादी विचारधारा में। याद रहेगा। चलिए, आपको इसमें से नोट कुछ नहीं करना है, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। क्षेत्रीय सहयोग पर आपको पता है द्वीपीय देशों में, महाद्वीपीय देशों में या फिर पूरी दुनिया में आज के समय क्षेत्रीय सहयोग इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि जिन खतरों से एक देश अकेला नहीं लड़ सकता उन खतरों से लड़ने के लिए सहयोग मूलक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और उस सहयोग के लिए हम क्या करते हैं, आपस में संगठन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपसे एशिया का सहयोग और अफ्रीका के सहयोग संबंधी विचार पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशियाई सहयोग की। एशिया में देखेंगे तो आप आसियान संगठन का नाम आपने सुना होगा। 1967 में 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। वो 5 देश कौन से थे? वो 5 देश थे आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। एक फिलीपींस और इसमें ऐड कर लेना। ये 5 देश थे जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से आसियान की स्थापना करके एशियाई क्षेत्रीय सहयोग बनाया। अब आप कहेंगे सर एशिया के कौन से हिस्से में बनाया? तो याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी स्थापना की गई थी, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अलावा आपको दिखाई देगा SAARC सार्क संगठन, जिसे आप दक्षेश भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, आपको पता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? इसका मुख्यालय बनाया गया था आपका, आप कहेंगे काठमांडू में। आज भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ये कहां का संगठन है? दक्षिण एशिया का संगठन है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आपने सुना होगा, हम इसे कहते हैं बामसेफ। क्या कहते हैं दोस्तों? BMSTEC, है ना, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग जिसे हम कहते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा कुछ गलत लिखा हुआ है, ये नहीं है, इसे बामसेफ कहते हैं। बिम्स्टेक होगा, हाँ सॉरी, बिम्स्टेक, ठीक है। तो ये है, और इसकी हिंदी में फुल फॉर्म यहाँ पर सही लिखी है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इस पहल के माध्यम से हुआ क्या था, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के जितने भी देश हैं उनके बीच सहयोग, व्यापार, निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी को लेकर आपसी सहयोग। स्थापना कब होती है? 1997 में बिम्स्टेक की। तो ये 3 महत्वपूर्ण संगठन है जो कहां पर सहयोग कायम करते हैं? एशिया में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे संगठनों की जो अफ्रीका महाद्वीप में क्या करते हैं? सहयोग को कायम करते हैं। सबसे पहले तो आता है कौन सा आपका? AU, अफ्रीकन यूनियन, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। बिल्कुल सेम ही संगठन आपको EU दिखाई देगा, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसे यूरोपियन संघ आप कहते हैं, और जो क्षेत्रीय सहयोग कायम करता है यूरोपियन आप कह सकते हैं कंट्रीज में। तो AU की स्थापना क्यों की गई थी? पहला उद्देश्य है शांति और सुरक्षा, दूसरा है व्यापार, तीसरा विकास और चौथा है मानव अधिकारों की रक्षा। क्लियर। अगला क्या है आपका संगठन है? पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक और मौद्रिक संघ। इसे इसमें कहते हैं ECOW, W के बाद है AS। ये आपको दिखाई देगा इकोवास, जिसे हम कहेंगे पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक और मौद्रिक संघ। स्थापना होती है 1994 में। कहाँ का संगठन है? अफ्रीका महाद्वीप का संगठन है। उद्देश्य क्या था? व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। इसके अलावा फिर आता है दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, जिसे कहते हैं दक्षिण अफ्रीकी साउथ अफ्रीकी डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कम्युनिटी, SADC कहेंगे आप इसे। 1980 में स्थापना होती है। उद्देश्य सिमिलर ही है, व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास और डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं विभिन्न संगठन बना के अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लोगों ने आपस में क्या किया? सहयोग कायम करने की कोशिश की। इतनी कहानी आपको यदि समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। चलिए, उत्तर आधुनिकवाद के कुछ प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? उत्तर आधुनिकतावाद, देखिए मॉडर्निज्म आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा सिद्धांत माना जाता है पॉलिटिकल थ्योरीज में, और उसमें भी कौन सा? उत्तर आधुनिकवाद, यानी आधुनिकवाद का विकसित रूप जो उत्तर आधुनिकवाद है, इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं? पहला मुद्दा है विखंडन और बहुलता, दूसरा है अनिश्चितता और संशयवाद, तीसरा भाषा और अर्थ, चौथा पहचान और आत्मन, पांचवा है सत्ता और प्रतिरोध। इन सबको बिल्कुल ब्रीफली यदि मैं आपको समझाऊं तो इसमें आप 2-3 की पॉइंट्स याद रखेंगे और यही आपको पेपर में हेल्प करेंगे इस चीज को एक्सप्लेन करने में। याद रखना, उत्तर आधुनिकतावादी ये मानते हैं कि सार्वभौमिक सत्य या फिर वास्तविकता जो है वो नहीं है, इसकी बजाय वे मानते हैं कि ज्ञान और अनुभव विखंडित है,
सीधी सी बात है, और वे विभिन्न दृष्टिकोण और व्याख्याओं के अधीन है। उत्तराधुनिकतावादी ये कहते हैं कि ज्ञान किसी एक सोर्स के माध्यम से नहीं लिया जा सकता। जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज आज के समय में दुनिया में चल रही हैं, उनका डेवलपमेंट अलग अलग समय पर अलग अलग आप कह सकते हैं थ्योरिस्ट द्वारा किया गया है, सिद्धांतकारों द्वारा किया गया है, और उनको मानना, उनको स्वीकार करना ही सच है। केवल एक ज्ञान के स्रोत को सर्वोपरि मानना सही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि विखंडन और बहुलता, यानी ज्ञान के बहुत से सिद्धांत हैं, वो टूटे हुए टुकड़ों में, और उनकी बहुत बड़ी संख्या है, बहुलता है। पहचान और आत्मन की बात हम करेंगे, आइडेंटिटी और आत्मन। उत्तराधिकतावादी ये भी मानते हैं कि पहचान हमारी क्या स्थिर है लेकिन निश्चित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी पहचान है, किसी भी फील्ड में हमारी जो पहचान है, स्पेशली आप कह सकते हैं एक कंट्री की यदि बात करें पॉलिटिक्स में, तो उसकी पहचान स्थिर नहीं है। समय समय पर अलग अलग संदर्भों में वो बदलती रहती है, लगातार क्या होती रहती है दोस्तों, बदलती रहती है। दैट इज कॉल्ड उत्तराधुनिकतावादी सिद्धांत। ये आपने सुने ही होंगे, दो प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, निवेश होते हैं। एक होता है आपका एफडीआई और एक होता है पोर्टफोलियो निवेश। इनमें अंतर आता है, पोर्टफोलियो निवेश को एफआईआई भी आप कई बार कह देते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। इन दोनों प्रकार के निवेश का क्वेश्चन यहां पर क्यों आया है, क्योंकि निवेश जो है इट्स अ बिग पॉइंट राजनीति में। किसी भी देश के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट, है ना। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज देश के अंदर एंटर करती हैं, और उससे क्या होता है, देश की दो इकोनॉमी आपस में जुड़ जाती हैं। ये एक आर्थिक संबंध का पहलू होता है, इसलिए यहाँ से आप पे पूछा गया, वरना तो ये सीधा सा इकोनॉमिक्स का सवाल आपके लिए बनता है, और इकोनॉमिक्स में भी किसका बनता है, ये इकोनॉमिक थ्योरीज। चलिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करते हैं। पहले क्या होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, किसी देश द्वारा दूसरे देश में नियंत्रणकारी निवेश। भाई सीधी सी बात है, किसी देश द्वारा दूसरे देश में क्या करना, निवेश करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें व्यवसायों की स्थापना की जाती है, अधिग्रहण किया जाता है या फिर विस्तार किया जाता है। भाई कई चीज हो सकती हैं, एक तो हम दूसरे देश में जाके डायरेक्ट कंपनी स्टैब्लिश कर दें, एक प्रकार का निवेश। दूसरा वहां जाके किसी कंपनी पर क्या कर लें, अधिकार जमा लें, या फिर वहां से क्या कर लें, आप मान के चलिए वहां की किसी कंपनी को खरीद लें, ये अधिग्रहण कहलाता है। और तीसरा होता है विस्तार, जैसे मान लीजिए कोई ब्रांच वगैरह खोल देना, दैट इज एक्सटेंशन। एफडीआई का उद्देश्य क्या होता है, केवल लाभ प्राप्त करना, वो भी दीर्घकाल में। एफडीआई नई नई तकनीकों को, नए नए कौशल्स को और प्रबंधन ज्ञान को, मैनेजमेंट स्किल को दूसरे देश के अंदर प्रवेश कराती है। साथ साथ एफडीआई रोजगार सृजन करेगी। भाई सीधी सी बात है, कोई दूसरे देश की कंपनी यहाँ आके यदि अपनी एक छोटा सा भी सेटअप डाले, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री डालेगी, इट मीन्स कहाँ के लोगों को काम देगी, ज्यादातर वहां पर काम मिलेगा उस देश के लोगों को जहां पर एफडीआई किया जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए, साफ साफ आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक अमेरिकी कंपनी भारत में एक कारखाना स्थापित करेगी तो रोजगार का सृजन तो होगा ही होगा। इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बात करेंगे आगे पोर्टफोलियो निवेश की। चलिए पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, यह किसी देश द्वारा दूसरे देश में गैर नियंत्रणकारी निवेश होता है। गैर नियंत्रणकारी मतलब यहां पर मालिकाना हक आपको प्राप्त नहीं होगा। इस कंडीशन में होगा क्या, यहां पर आप किसी प्रकार के स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर वित्तीय उपकरणों में क्या कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा सा है कि किसी देश की किसी कंपनी की क्या करना, शेयर होल्डर बन जाना, स्टेक होल्डर बन जाना, दैट इज। आगे एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अल्पकाल के लिए हो सकता है, फिर मध्यकाल के लिए। दीर्घकाल के लिए ये लाभ नहीं कमा सकते, क्योंकि लंबे समय तक ये रखते भी नहीं है स्टॉक और बॉन्ड्स को अपने पास। बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, और पूंजी बाजारों को विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। अब किसी देश के पास अगर कैपिटल ना हो तो वहां पर कैपिटल गेन कैसे की जा सकती है, पोर्टफोलियो निवेश के तहत। पोर्टफोलियो निवेश में जब फॉरेनर्स आके आपके कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल डेवलपमेंट होगा ही होगा। जैसे किसी भारत के इन्वेस्टर ने अमेरिका में किसी शेयर में क्या कर लिया, खरीद लिया। फॉर एग्जांपल गूगल कंपनी को शेयर हमने खरीद लिए, एप्पल के कोई शेयर्स हमने खरीद लिए, दैट इज। समझ में आई कहानी। चलिए तो ये था आज की क्लास का एक बिल्कुल समराइजेशन, जिसमें मैंने आपको समझाया कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं। 2 बार क्लास को देखना, रैपिड फॉर्म में आपका रिवीजन होगा। इससे पहले क्वेश्चन पेपर की कई क्लासेस हमारे यहाँ पड़ी हुई हैं। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, एमए पॉलिटिकल साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको एमए की सारी क्लासेस एक ही जगह मिल जाएंगी। आप जाइए, उन्हें पढ़िए, और एमए का जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या तो आप उस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दीजिए अपने, या फिर उस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, हमें उस ग्रुप का कोई भी डिटेल भेज दीजिए ताकि हम शेयर कर सकें, या फिर आप हमारे चैनल को उन ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।